सर 10 तक मुझे मतलब मैं फिक्स नहीं था कि मेडिकल लेना है नॉन मेडिकल लेना है कोई क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं। आई मीन मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो उनका 11th वीक रहता है या वो 11th में उतने सीरियस नहीं होते हैं, वो 12th में आके उनको रियलाइजेशन होती है। यस तो सर। ये पूछते हैं कि हाउ टू बैलेंस बिटवीन द 11th सिलेबस एंड द 12th सिलेबस, तो उनको आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? एक तो जो सब बच्चे टेस्ट देते थे, एक तो वो तो चले ही बहुत विग्रसली हुआ वो राइज का, लेकिन हमें टीचर्स ने ऑफर किए कि तुम ये टेस्ट दे दो ये टेस्ट दे दो, टीचर्स पेपर्स देते थे। आज मेरे साथ इजहान है। इजहान ने नीट 2025 क्रैक किया है एंड स्किम्स ज्वाइन किया है। आज हम डिस्कस करेंगे इजहान की जर्नी कैसी रही, प्रिपरेशन उन्होंने किस तरीके से किया एंड किस तरीके से क्रैक किया नीट 2025। इजहान, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप कहाँ से हैं एंड आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो आपने पूछा, मैं एक्चुअली हारवन में रहता था ओके एंड फॉर द प्रिपरेशन टाइम एंड परमानेंटली मैंने हैदरपुरा शिफ्ट किया। ओके मेरी बचपन से स्कूलिंग डीपीएस श्रीनगर में हुई है। करते हैं। तो आपकी स्कूलिंग 10th तक कैसी रही? आप कैसे स्टूडेंट थे स्कूल में? स्टूडियस थे या मस्ती करते थे? सर 10 तक मैं डीपीएस में ही था। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ता था या सिर्फ मस्ती करता था। हाँ हाँ। मेरा बचपन से ही थोड़ा बैलेंस रहा है, मतलब जितना इंक्लाइंड मैं टुवर्ड्स पढ़ाई होता था उतना ही मैं टुवर्ड्स मस्ती भी करता था। ओके और आई वोंट से आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, आई वाज एन ओके स्टूडेंट टिल 10th। अच्छा उसके बाद 11th 12th मैंने फिर डीपीएस में कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरे को टाइम मैनेज करना था और उसके लिए मैंने डमी कोचिंग ऑप्ट की। ओके ओके। सो तो किस स्टेज में, आई मीन किस क्लास में ऐसा आपने डिसाइड किया कि मेरे को मेडिकल ऑप्ट करना है या मुझे डॉक्टर बनना है? सर 10 तक मुझे मतलब मैं फिक्स नहीं था कि मेडिकल लेना है नॉन मेडिकल लेना है कोई क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो उसके बाद ही 10th के बाद ही उन्होंने डिस्कस किया अपने पेरेंट्स के साथ और मेडिकल लिए। ओके। तो क्या क्या आई मीन किसी ने इन्फ्लुएंस किया आपको कि आप मेडिकल ऑप्ट करें या डॉक्टर बने, या ये आपका खुद का डिसीजन था? वो आई मीन डिसीजन मेकिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। इन्फ्लुएंस तो किसी का नहीं था, ये कम्प्लीटली माय चॉइस थी। लेकिन हाँ, पेरेंट्स की एस्पिरेशंस की वजह से मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेडिकल उस पॉइंट पे चला गया। जी सर। ओके, सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो उस टाइम पे क्या आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट था? सर नहीं, मैं बायो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, एटलीस्ट टिल 10th। ओके। जी। तो फिर भी आपने ऑप्ट किया? यस सर, मेरा इंक्लिनेशन एट दैट पॉइंट वाज टुवर्ड्स मैथ्स ओनली, मैं ज़्यादा मैथ्स करता था। अच्छा अच्छा। जी सर। ओके, ठीक है। सो एंड व्हेन यू थिंक कि आपने सीरियसली पढ़ाई करनी कब स्टार्ट की? 11 तो नहीं पढ़ा कुछ भी सर, 12th से पढ़ना शुरू किया सर। तो आपने सीरियसली 12th से पढ़ना शुरू जी किया? सर, 12th ओके से नहीं। ओके, ठीक है, गुड। सो थोड़ा सा अब हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो हम 11th से ही स्टार्ट करते हैं। तो 11th में मुझे बताइए कि आपका यूजुअली क्या रूटीन रहता था? सर 11th में पहले तो मेरे को ऑलमोस्ट राइज आने में ही थोड़ा टाइम लगा, 1 घंटे की डिस्टेंस थी तो उतना लग जाता था। फिर वैन की वजह से वो टाइम और ज़ाया हो जाता था, सुबह लगभग 2 घंटे, शाम को 2 घंटे ज़ाया हो जाते थे। तो उसमें कब अक्टूबर पहुंच गया पता ही नहीं चली, मुझे नहीं लगता मेरे को अक्टूबर तक। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस में मैं अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता था और टेस्ट के लिए पढ़ने की कोशिश तो करता था, लेकिन जैसा मतलब तब मुझे रियलाइजेशन ही नहीं थी कि पढ़ना कैसे है। तब मैं वैसी ही मस्ती में था जैसे मैं 10th तक था, उसी हिसाब से चलता आ रहा था। लेकिन सर फिर 11th के बाद मेरे को टुवर्ड्स द एंड ऑफ 11th जब मैं इधर आया रहने एंड जब मुझे उसके बाद बेसिकली समझ आने लगा कि क्या चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है और कैसे सब करना है। ओके। तो 11th में आप कह रहे हैं कि आप मतलब क्लासेस के अलावा उतना नहीं पढ़ते थे? जी सर। ओके। 12th का बताएं थोड़ा सा, 12th का कैसा आपका रूटीन था? सर 11th के लास्ट टेस्ट मुझे याद है वो रमज़ान में हुए थे, तभी से मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो फिर उसको मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश की। 12th में मैंने डिसाइड करके रखा था कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और ऑब्वियसली मेरे को 11th का भी पोर्शन सारा क्लियर करना था, तो मेरे को एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना था। खाली मैं अगर पढ़ता रहता तो उससे कुछ नहीं होता, तो मुझे थोड़ा सा डिवाइस करना पड़ा अपना टाइम और सोच के करना पड़ा था। ओके। तो बहुत बार एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, जी सर। आई मीन मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो
उनका 11th वीक रहता है या वो 11th में उतने सीरियस नहीं होते हैं, वो 12th में आके उनको रियलाइजेशन होती है, यस सर। तो ये पूछते हैं कि हाउ टू बैलेंस बिटवीन द 11th सिलेबस एंड द 12th सिलेबस, तो जी उनको आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? सर, मुझे लगता है ये हर एक बच्चे की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो कैसे ये चीज़ करेगा। वो हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मेरे लिए क्या चीज़ वर्कआउट, जिस चीज़ से मैं कर पाया अपना 11th और 12th कवर। तो एटलीस्ट जो 12th में क्लास चल रही होती थी उसको मैं रोज़ रिवाइज करता था, कुछ नहीं 15-20 मिनट आधा घंटा जितने टाइम में हो जाता था उतने टाइम में कर लेता था। लेकिन मेरा क्या चलता था, ऑल थैंक्स टू राइस एंड सम पर्टिकुलर टीचर्स जिन्होंने एक वहीं से ही एक प्री प्लान स्ट्रैटेजी उन्हीं की थी कि हर संडे टेस्ट होगा एक, जो 12th का सिलेबस कवर करेगा। मतलब इट वाज ऑल्टरनेट संडेज। बीच में जो एक वीक आता था उसमें फ्राइडे को हमारा टेस्ट लग जाता था 11th के सिलेबस का। तो सर ऑनेस्टली मुझे कभी समझ ही नहीं आया, मैं उन्हीं टेस्ट के लिए पढ़ता गया, मुझे समझ ही नहीं आया मेरा एंड तक कब दोनों चीज़ें कवर हो गई। लेकिन मैंने इतना एटलीस्ट मेक श्योर किया कि जो वो वीक होता था जिसमें मैं ज़्यादा टाइम 11th को देता था उसमें मैं 12th ना छोड़ूं, मैं थोड़ा थोड़ा ही कुछ ही 12th भी करूँ साथ साथ। ओके, तो आपने टेस्ट की बात की। बहुत बार स्टूडेंट्स जो हैं दे डोंट वांट टू गिव द टेस्ट, वो कहते हैं कि अभी हमारी प्रिपरेशन नहीं है, अभी हम उतना प्रिपेयर नहीं है, एक बार हम जब प्रिपेयर हो जाएंगे पूरा तब हम टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, राइट? आपने भी देखा होगा, जी आपके सर। बहुत सारे फ्रेंड्स फिर ये वाला फैक्ट मैं खुद अप्रोच भी, लेते हैं। सर मैं खुद भी हुआ है मेरे साथ, एक ही टेस्ट मैंने मुझे लगता है स्किप किया, हम्म, क्योंकि मैं लग रहा था ये फायदा ही नहीं है टेस्ट देने का। वो चीज़ 11th का टेस्ट था, वो फ्लूइड मैकेनिक्स था, उसमें मुझे अच्छे से याद है। तो वो टेस्ट ही स्किप किया। लेकिन जब मैं वो टेस्ट टाइम चल रहा था उस टेस्ट का हम्म, और मैं पढ़ने लग गया था अपना ही वही चैप्टर्स, तो मैंने रियलाइज किया अब क्या ही हो जाएगा अगर टेस्ट नहीं दूंगा। मैं चला गया जल्दी जल्दी, और मुझे याद है वो टेस्ट मैंने और एक और स्टूडेंट था उसने दिया, वो टेस्ट बस हम दो दे रहे थे, और हम्म, मैं भी उसमें लेट ही आ गया था, लेकिन फिर मैंने दे दिया। अल्टीमेटली मार्क्स तो कम ही आए, वो पेपर इतना ये हुआ कि वो फिर चेक भी हमने खुद ही किया था क्योंकि दो बचे थे सिर्फ। तो लेकिन फिर एटलीस्ट मुझे उसी से समझ आया कि मेरे को कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं। तो सर बेसिकली इसमें प्रिपरेशन मैटर करती नहीं है कि कितना पढ़ा है क्या पढ़ा है, टेस्ट जो भी है सर वो देना ही देना है। हम्म। क्योंकि कुछ नहीं तो तुम 200 सवाल ही देख रहे हो, वो 200 सवाल में से ही कुछ क्लिक अगर हो जाएगा नीट के टाइम पे, वो बहुत बड़ी बात है। टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो और बताएं टेस्ट का रूटीन आपका, एक बार आई मीन जब आपका 12th का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद कैसा रहा आपका टेस्ट का रूटीन? तो जैसा मैंने कहा पहले, हमारा आरटीएस होता था, वो यस, हर संडे, ऑल्टरनेट संडे होता था। यस। और बीच में एक 11th सिलेबस टेस्ट होता था फ्राइडे फ्राइडे, तो 5 दिन का 11th का टाइम मिल जाता था, और हफ्ता और वो 2 दिन मिल जाते थे इसके लिए 12th के लिए। सो उससे मैंने आपको बोला, उससे मेरा ठीक ठाक क्वेश्चन मुझे लगता है, बस एक दो ही चैप्टर थे जो कवर नहीं हुए 11th के, बाकी सभी कवर हो गया। फिर उसके बाद सर हमारे, एक तो जो सब बच्चे टेस्ट देते थे, एक तो वो तो चले ही बहुत विग्रसली हुआ वो राइज का, लेकिन हमें टीचर्स ने ऑफर किए कि तुम ये टेस्ट दे दो, ये टेस्ट दे दो। टीचर्स पेपर्स देते थे अलग से, मतलब हर एक स्टूडेंट को, उसमें कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी। लेकिन फिर वो बच्चे की अपनी मर्जी पर, तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे टेस्ट होता था सर। इनफैक्ट कुछ टाइम ऐसा भी आ गया था नीट से कुछ टाइम पहले कि हम दो दो टेस्ट भी दिन में दे देते थे। एक वो टेस्ट जो हमें टीचर्स ने दिया होता था, और एक जो राइज टेस्ट जो चली रही थी टेस्ट सीरीज। और उसके अलावा भी हमारी एक अलग से बायोलॉजी टेस्ट सीरीज भी चली थी सर, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। मतलब उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे फिर जो आज सच आ गए थे नीट में, जिस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, लेकिन वो ऑलरेडी हमने किए हुए थे वो क्वेश्चंस। ऑल्सो टेस्ट सर बहुत विग्रसली हुए, और रियलाइज किया मैंने कि जो एंड पे जो यहाँ पे टेस्ट होते थे, जो लास्ट पे टेस्ट हुए, एग्जैक्टली वैसा ही पेपर नीट में आया सर, सेम डिफिकल्टी का। और सर जो मार्क्स उस टेस्ट में आते थे उसी से, उन्हीं टेस्ट से थोड़े से ज्यादा मार्क्स नीट में आ गए। उनका मुझे लगता है कुछ का तो लेवल जो हमारा 25 का पेपर था उससे भी ज्यादा था। ओके। बहुत बार ये डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आप मुझे बताएं कि आपका क्या उस हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स आप कितने देते थे? 11th का भी बताइए जब आप उतने सीरियस नहीं थे, एंड देन उसके बाद का भी बताइए। सर 11th इतनी खराब थी कि मेरे को उसका ट्रैक भी नहीं है कि मैं कितने घंटे पढ़ता था। मतलब पहले तो कोई रेगुलरिटी थी ही नहीं उस पे, टाइम ज़ाया करने के लिए ज़्यादा चीज़ें थी ना कि पढ़ने की। तब मुझे याद है मैं तब गेम भी खेलता था 11th में, तो उस कौन सा पे गेम टाइम, खेलते? आई मीन मोबाइल पे जी जी या लैपटॉप? जी, आईपैड पे खेलता था मैं ओके। गेम सर।
यस सर। तो वो तब उससे भी टाइम ज़ाया होता था, फिर जो अप एंड डाउन होता था उससे भी टाइम ज़ाया होता था, फिर ब्रेक में दोस्तों वगैरह वगैरह के साथ वहाँ भी टाइम ज़ाया होता था। तो 11th में तो कोई टाइम का मेरे को आइडिया ही नहीं है मैंने कितना पढ़ा हुआ है। लेकिन 12th में बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म था। मैं 12th में आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ मेरा कैसा शेड्यूल रहता था। पहले सुबह में 9 बजे राइज आता था, 9 से हमारी 1:30 तक क्लास होती थी। 1:30 से 2 तक हमारा लंच ब्रेक रहता था। तो 1:30 से 2 बजे मैं पढ़ना स्टार्ट करता था राइज में ही। फिर यूजुअली स्टडी रूम, अगर स्टडी रूम नहीं रहा तो कोई भी जो क्लास खाली होती थी मैं वहाँ बैठ जाता था और वहाँ पढ़ने लग जाता था। तो वो चलता था 5, 5:30, 6 तक। फिर उसके बाद थोड़ा बीच में फ्रेश हो जाता था, जब थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लेता था, और उसके बाद फिर से 6, 6:30 बजे वापस स्टार्ट करके शाम को 8, 8:30 तक और पढ़ता था। फिर मैं 8, 8:30 बजे सर घर चला जाता था। फिर डिनर वगैरह करके अगर मन हुआ तो कुछ और भी पढ़ लेता था, अगर नहीं तो चला, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा था, क्योंकि मुझे सर 11th भी साथ साथ कवर करना था। तो तो हम ये कह सकते हैं कि मान लेते कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका 11th उतना अच्छा नहीं गया, जी तो सर। ही कैन मेक अ कम बैक इन 12th। श्योरली सर। वो 12th में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके जी सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली क्रैक कर सकता है, डेफिनेटली सर। राइट? डेफिनेटली। गुड। आप कुछ थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करते हैं इसमें, बिकॉज ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स वांट के ना, जिन लोगों ने नीट क्रैक किया एग्जैक्टली उनका स्केड्यूल कैसे रहता था। तो अगर मैं पूछूं कि आप क्या मतलब स्पेसिफिकली हर दिन का टाइम टेबल बनाते थे, या ऐसे आई मीन जो माइंड में आया वो पढ़ लिया, या कुछ आप बना के रखते थे कि आज मेरे को ये पढ़ना है, ये चैप्टर कल ये पढ़ना है, कल इसमें टाइम देना है, कुछ वैसा रहता था आपका? सर आता तो हमारा राइज से ही था कि इस हफ्ते तुम्हें क्या पढ़ना है, क्योंकि मतलब जो पहले क्लास में पढ़ा रहे वो तो रोज रिवाइज करना ही करना है। वो मैंने आपको जैसे बोला कि उसमें 15-20 मिनट लगते हैं, तो वो टाइम निकालना उतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो टेस्ट होते थे बस मैं उसके लिए पढ़ता था सर। तो सिलेबस तो वहीं से देख के होता था क्या क्या पढ़ना है। अब बस वही डिवाइड करना पड़ता था, आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो बेसिकली जो आपका टेस्ट सिलेबस होता था उसी हिसाब से आप अपना जी स्केड्यूल बना बिल्कुल लेते सर, थे पूरे बिल्कुल हफ्ते का। जी। गुड गुड। सब्जेक्ट वाइज भी हम थोड़ा करते हैं डिस्कस, जी सर। बिकॉज स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ना किस तरीके से, उनके सामने एक किताब तो है बट पढ़ें कैसे उसको। सो मे बी वी कैन स्टार्ट विद बायो। यस सर। बायोलॉजी आप बता सकते हैं थोड़ा सा कि बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए? एक बच्चा है जो 11th में आने वाला है ना, जी सर। तो उसको उसके लिए ये आंसर आप दीजिए। सर जो 11th में अगर बच्चा कोई आ रहा है, उसको पहले ही जो, अगर वो किसी कोचिंग में है, वो कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, उसको मेटिकुलसली वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो उसके टीचर्स उसको कह रहे हैं। उसके बाद उसको बिल्कुल एक रिलीजियसली उसको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है बायोलॉजी की। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मॉड्यूल। इनफैक्ट कुछ टीचर्स जो बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं उनका क्या होता है, उनसे बस कॉन्सेप्ट्स ले लो, वो चीज़ें याद करने की कोशिश मत करो। याद तुम बस उतना ही करो जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर वही चीज़ तुम्हें लाइन बाय लाइन याद हो जाए, फिर कोई तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता है, कैसा भी सवाल आ जाए, क्या आ जाए, क्योंकि एट द एंड जो भी आना है वो उसी किताब से आने वाला है। ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलेंगे आप? सिमिलर? नहीं सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मेरा अप्रोच बहुत डिफरेंट रहता था। केमिस्ट्री में मैंने नहीं किया, लेकिन एनसीईआरटी की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन होना चाहिए, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो और ऑर्गेनिक भी पढ़ लेनी चाहिए एनसीईआरटी से, लेकिन उसमें थोड़ा डिवीजन है। जैसे जो फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिक्स है वो एक जैसी पढ़नी है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें प्रैक्टिस बहुत करनी है, और प्रेफर करना है कि वो एट द लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन तुम करो। वो अगर तुम स्टार्टिंग में ही करोगे वो भूल जाएगी, या वैसी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। जितना तुम वो लेट करोगे उतना वो अच्छा रहेगा। इनऑर्गेनिक कोशिश करो साथ साथ याद रहे, इनऑर्गेनिक डेली बेसिस पे चले, और ऐसा हो जाए कि तुम जब पहले से ही इनऑर्गेनिक कर रहे हो, एंड पे तुम्हें वो चीज़ें बस तुम्हारे दिमाग में घुस ही जाए, वो ये तुम्हें भूले ना। जी। और सर फिजिक्स का यही है, फिजिक्स में सर कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है वही एक सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अब कमिंग जो आ रहे हैं पेपर्स आ रहे हैं उनमें भी फिजिक्स ही चैलेंजिंग होगा, या केमिस्ट्री और बायो अगर चैलेंजिंग होगा भी सर, वो आपकी मेमोरी या जितना याद होगा उससे आप कर लोगे। लेकिन सर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स होगा। मांगता है। जी सर। ओके, नोट मेकिंग के बारे में थोड़ा बताइए। क्या आप क्या नोट मेकिंग करते थे? जी सर बिल्कुल हाँ, सर। वो क्या अप्रोच रहता था आपका? किस तरीके से आप नोट्स बनाते थे? क्या आप शॉर्ट नोट्स बाद में बनाते थे या नहीं बनाते थे?
इन सब के बारे में बताइए। सर मैं बहुत बेसिक लेवल से अपने नोट्स बनाता था। हम्म। मतलब बहुत बच्चों का क्या होता था, जब वो अपने नोट्स फिर बाद में खोलते थे उनको समझ ही नहीं आते थे। मैं क्लास में ही अपने नोट्स बनाता था, जिससे मैं रिवाइज करता था। ये मैं आपको बोल रहा हूँ सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। ओके। बायो के लिए तो मुझे नहीं लगता। तो अगर नोट्स बनाने भी है वो क्लास में टीचर के नोट्स बनाने हैं, उनसे आपको रेफरेंस लेना है, लेकिन मेनली आपको पढ़नी अपनी किताब ही है। ओके। जितना आप किताब पढ़ोगे उतना बेटर है। नोट्स सर किसी किसी टीचर के हो सकते हैं बायो में अच्छे, जो सारा कवर कर रहे हो, उसमें बस आपको वही इंश्योर करना है कि आपका टीचर वो सारी चीज़ें कवर कर रहा है कि नहीं। एक्चुअली बायो में आई थिंक मतलब हर चीज़ ही याद रखनी जी सर है ना? तो एग्जैक्टली। नोट्स अगर बनाएगा कोई तो मुझे लगता है वो पूरी बुक ही बनानी पड़ेगी जी पूरी। थोड़ा वैसा हो जाता है, लेकिन सर डेफिनेटली कुछ टीचर्स होते हैं जिनके नोट्स कर लेते हैं सारी चीज़ें कवर। ओके, वो लक इन शॉर्ट में दैट वे, रहते हैं। वी वर लकी इन दैट वे। हमारे हम्म। जो बायो टीचर थे वो सब कवर कर लेते थे अपने हम्म। नोट्स में। और वो मैंने मल्टीपल टाइम्स क्रॉस चेक किया, एंड हार्डली कभी कोई पॉइंट मिला होगा जो छूट मिस। जाता था। लेकिन नाइस। फिर भी मेरे हिसाब से एनसीईआरटी को ही रिलीजियसली पढ़ना है, क्योंकि जब तुम उस किताब को बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, वो याद करनी आसान हो जाएगी। हम्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में अब डिस्कस करते हैं। जी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कितनी करते थे, कहाँ से करते थे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, इसके बारे में बताएं। सो स्टार्टिंग विद बायोलॉजी ओनली, ज़्यादा टाइम मैक्सिमम टाइम मुझे लगता है पढ़ने के साथ ही चला जाता था। उसमें मैं उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, विच मे बी अ मिस्टेक, लेकिन मैं नहीं करता था सर। तो अब अगर करता भी था उसमें वही पीवाईक्यूज वगैरह करता था, और थोड़े बहुत कोई अगर टेस्ट वेस्ट होते थे, टेस्ट में बहुत देता था सर। बायोलॉजी के मैंने इंडिविजुअल टेस्ट ही हर चैप्टर के 2-3 बार दिए हुए हैं। तो वैसे मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, लेकिन सेपरेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोलॉजी की मैंने ज़्यादा नहीं की है। ओके। सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। फिजिक्स में डीसी पांडे, और एंड पे आते आते थोड़ी थोड़ी एच सी वर्मा भी की थी। उसके कुछ टाइप्स अब मुझे लगता है, अब जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको तो करनी ही चाहिए एच सी वर्मा। इनफैक्ट अगर वो डीसी पांडे कर रहे हैं, उनको अपना मतलब प्रिपरेशन लेवल अप करनी चाहिए विद एच सी वर्मा। ओके। और केमिस्ट्री के लिए भी सर मैं बुक्स यूज़ करता था सर, लेकिन इन सब में राइज के मॉड्यूल्स तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले करता था, क्योंकि वो बेसिक सोर्स मतलब जिस अगर कभी टाइम कम मिलता था किताब नहीं करता था मैं, लेकिन राइज का मॉड्यूल तो पहले करना ही करना होता था, क्योंकि वो ऑलरेडी जो नीट के लेवल है वो तो कवर हो ही जाती थी। मुझे लगता है उससे मेंस लेवल भी या ऊपर भी कवर हो जाती थी इजीली। उसके बाद मैं बाकी इन पे जाता था फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की सर। इससे पहले हम नोट मेकिंग की बात कर रहे थे ना, उसमें जी सर। एक चीज़ मुझे आपसे पूछना है कि कुछ आप मतलब एक तो हो गया आपका नोट्स, नॉर्मल नोट्स, उसके यस। अलावा क्या कुछ शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते थे मे बी एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए? एग्ज़ाम जब पहले होते थे, जब स्टार्ट किया था 12th में पढ़ना, तब मैंने स्टार्ट किया था शॉर्ट नोट्स बनाना। लेकिन विद टाइम वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाया मुझसे। फिर मैंने एक रेडीमेड सोर्स लिया था इसका, ओके। शॉर्ट नोट्स का। मैं उन्हीं ओके। से पढ़ता था सर, ओके। रिवाइज तो कर। क्या आप जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम जब आप देते थे, जी एग्जाम से एक दिन पहले क्या आप रिवाइज करते थे उसका सारा सिलेबस जो एग्जाम में आने वाला जी है? सर डेफिनेटली। अब वो कैसे करते वो थे? हो जाता था सर, जब उसके लिए शॉर्ट नोट्स ही चाहिए होते हैं सर। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हाँ हाँ। लेकिन जब मेरे पास वो वाला मटेरियल नहीं था और मैं खुद बनाता था शॉर्ट नोट्स, तब मैं उनसे करता था। बीच में एक टाइम आया था जब मेरे पास कुछ मटेरियल नहीं था, तो मेरे लेकिन नोट्स इतने अच्छे थे कि जल्दी जल्दी हो जाता था। ऐसे हो जाता अगर था। आपने बार बार एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो आप उससे भी जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। ओके। ठीक है। लास्ट एक महीने की स्ट्रैटेजी बताइए। नीट के एग्जाम से लास्ट एक महीने आप क्या कर रहे थे? सो मेजरली तो मैं टेस्ट दे रहा था और उसका एनालिसिस कर रहा था। कुछ नहीं तो एक टेस्ट तो मैं दिन में देता ही देता था। हम्म। 2 टेस्ट मैक्सिमम, एक टेस्ट मिनिमम। हम्म। ऐसा कोई दिन नहीं होगा नीट से पहले जब मैंने टेस्ट नहीं दिया है, अपार्ट फ्रॉम नीट से एक दिन पहले। ओके। और बस वही टेस्ट पेपर्स एनालाइज करता था, जहां लगता था कि जो वोलेटाइल टॉपिक्स है वो साथ साथ रोज रोज पढ़ता था सर। क्या कोई ऐसा नया टॉपिक आपने पढ़ा लास्ट एक महीने में या कुछ नया? नहीं नहीं सर, मेरे को बहुत चीज़ें थी जो मैंने पढ़ी हैं। ऐसी बायोलॉजी में एक टॉपिक फैमिलीज, वो मेरा एंड तक नहीं हुआ। नीट से एक दिन पहले भी मैं वो पढ़ रहा था और वो नहीं हुआ मेरे से। फिर क्वेश्चन आ गया, वो उससे सॉल्व हो गया, लेकिन पढ़ा मैंने फिर भी नहीं था अच्छे से। फिजिक्स में सर मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा बचा हुआ था जो नहीं पढ़ा था मैंने। केमिस्ट्री में सर मे भी कुछ वॉलेटाइल टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने छोड़े हो सकते थे, लेकिन वो इफेक्ट नहीं किया उस चीज़ में ज़्यादा। ओके। लेकिन सर ज़्यादा नहीं, मेजरली अगर देखेंगे, अगर 100% सिलेबस है तो 98-99% तो कवर हो ही गया था।
ओके, गुड गुड। एग्जाम के दिन की बात करते हैं। यस सर। अच्छा, एग्जाम से एक दिन पहले आपने क्या किया? सर एग्जाम से उस दिन टेस्ट नहीं दिया सर, उससे एक दिन पहले टेस्ट दिया था, वो अच्छा हो गया था, तो वो कॉन्फिडेंस को चलते हुए नहीं दिया। आगे जाना था, तो टेस्ट नहीं दिया मैंने ठीक उससे है। पहले। उस दिन मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, मैंने कुछ ही चीज़ें रिवाइज की, और मैं बहुत जॉली था उस दिन, मेरे को कोई टेंशन वगैरह ज़्यादा थी नहीं। मेरे को पता नहीं क्यों मैं बहुत काम था, और अच्छे से मेरा वो दिन गया इनफैक्ट। फिर उसके बाद नीट के सुबह भी थोड़ी चीज़ें देखी, और जल्दी निकल गया, बहुत अच्छे से वो स्मूथली गया सर। ओके। एग्जाम एग्जाम जब आपका हो रहा था उसके बारे में भी बताइए, कैसा रहा? तो बिकॉज इस साल पेपर भी बहुत यस टफ सर। आया था, तो ऑब्वियसली एक सेटबैक भी लगा होगा पेपर देखने के टाइम पे, क्या टफ लग रहा है? जी सर, सर एक्सपेक्टेशंस थी पहले से ही कि पेपर में भी मुश्किल आएगा, क्योंकि था ही कि पिछले साल बहुत आसान पेपर आया था, पिछले साल बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी। राइट। तो इस साल एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा मुश्किल पेपर आएगा। सर मैं नहीं कहूँगा कि हमारी प्रिपरेशन उस लेवल पे थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम रियल फिर थोड़ा अंदर से यही सोचा हुआ था कि मुश्किल भी आएगा, कितना ही आ जाएगा, कितनी ही लेवल एक साल में बढ़ा देंगे। सर टोटली अनएक्सपेक्टेड पेपर था। तो मैंने स्ट्रैटेजाइज किया था अपने पापा के साथ, अगर पेपर मुश्किल होगा तो फिजिक्स स्टार्ट करूंगा पहले। ओके। जी सर, लेकिन फिर पता नहीं क्यों लास्ट पे जाके हमने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बायो से ही स्टार्ट करेंगे। ओके। वो एक हमने कंडीशनल रखा था कि अगर ओके। पेपर मुश्किल आ गया तो। ठीक है। लेकिन सर फिर मैंने पेपर स्क्रॉल किया था, मुझे पेपर आसान लगा, तो मैं डायरेक्टली उसी मेथड में गया कि पहले बायो करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा। फिर सर बायो स्टार्ट करते टाइम पहले बायो ने टाइम भी बहुत ज़्यादा ले लिया, और रियलाइज़ भी हुआ कि बायो उतनी अच्छी हुई नहीं है। फिर मेरा ये गया कि अब मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स से मेरा हो जाएगा कोप अप, क्योंकि हमेशा वैसा ही रहता था सर, मेरे बायो में मार्क्स नहीं आते थे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री से मैं कर लेता था कि ओवरऑल स्कोर ठीक रहता था। लेकिन सर फिर मैंने केमिस्ट्री का भी पेपर देखा, एक एक सवाल एक एक पेज का है ऑलमोस्ट, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया। तो लगा कि केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं हुई है, मतलब ये फिजिक्स और सर ये अभी फिजिक्स आई नहीं थी, अभी बायोलॉजी और केमिस्ट्री से ही मुझे लग रहा था कि मेरी हालत ख़राब है। सर फिर फिजिक्स स्टार्ट की, फिजिक्स से तो लगा के फिर फिजिक्स तक आते आते तो लग गया था कि इस साल सिलेक्शन होगा ही नहीं, अगले साल फिर से पढ़ना है। हम्म। जी सर। ओके। एंड जब एग्जाम खत्म हुआ, और तो कब आपको फिर वो वापस से रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये तो पेपर बहुत टफ था, एंड ये सबके लिए टफ आया, तो हाँ हो सकता है कुछ? सर एग्ज़ाम जो ही ख़त्म हुआ तब से लेके मुझे लगता है अगली सुबह तक मैं बिल्कुल ट्रॉमेटाइज था सर, मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ गई थी, लेकिन कैसे नींद आई वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पेपर से निकलते ही मेरे पापा ने अपने एक कलीग के बेटे को कॉल किया, वो कैसा गया पेपर, एंड उसका जवाब था पेपर बहुत मुश्किल आया था, लेकिन 600 प्लस तो आ ही जाएंगे। तो मैं बहुत वो हो गया कि मैंने तो 670 680 अटेम्प्ट किया है, मुझे तो चांस ही नहीं है कि उसमें इतने मार्क्स आ जाएंगे, मेरे को तो लग रहा था मेरा 500 भी टच नहीं होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में हो गया, और मैंने फिर एक और दोस्त से कंफर्म किया कैसा हुआ, मतलब पेपर अच्छा हुआ, मुश्किल आया था लेकिन अच्छा ही हो गया। तो मुझे लगा कि मेरा ही शायद ख़राब हुआ है, एंड मुझे ही वो चीज़ें नहीं आती थी। तो फिर अगले दिन शाम तक भी हमें नहीं पता था, कि शाम तक भी लग रहा था कि मे बी हाँ पेपर मुश्किल आया है, कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन इतना कम जाएगा वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। कहीं 650 पिछले साल कट ऑफ ज़्यादा लगा था, इस साल 600 चला जाएगा। तो मैं अपने आप को उसमें भी नहीं देख रहा था, मेरा तो इस साल चांस ही नहीं है सेलेक्ट होने का। अगले दिन सुबह पापा को कॉल आया, एंड देर वॉज दिस टीचर हु सेड आपके बेटे को अंडर 10,000 रैंक होगी, एंड ही विल गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द वैली। तो उस टाइम पे मुझे लगा, उस टाइम ही मेरे को लगा ये झूठ बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन फिर पापा ने बोला मैं 200% अश्योर करता हूँ कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो तब से थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि मे बी हाँ शायद लोअर कॉलेज कोई मिल जाएगा। लेकिन सर फिर जितना जितना टाइम पास हुआ, इंटरनेट पे चीज़ें रिवील हुई, वो सबके साथ वही हुआ था जो मेरे साथ हुआ था। सबको लगा था कि मेरा ही पेपर गंदा हुआ है, लेकिन ओवरऑल वो हर किसी का पेपर गंदा हुआ था। देवर हार्डली कोई कोई स्टूडेंट मिल रहा था जो 550 से ऊपर ऊपर अपने मार्क्स बोल रहा था, और 600 तक कोई मिल ही नहीं रहा था, अनलेस वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ओनली, सालिक, ही वाज द ओनली गाय हु आई न्यू जिसके 600 में मार्क्स थे। ओके। सो तो आई थिंक मुझे लगता है रिजल्ट डे के बारे में बताइए, जिस दिन रिजल्ट आया। सर इसका रिजल्ट तो बहुत मुझे अच्छे से याद है। रिजल्ट पहले खींच गया, कुछ टाइम पहले बोला था 14th को आएगा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द डेट, लेकिन
मैं बैठा था, मैं गेम खेल रहा था, Okay. रियली चिल अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि उस टाइम पे लग ही गया। तो उस टाइम मैं ये होप कर रहा था कि अंडर 10,000 रैंक हो। उस टाइम ये तो पता चली गई थी कि मैं सेलेक्ट होने ही वाला हूँ, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो तो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, उतना तो फिर असली में भी कट ऑफ नहीं कम हुआ। तो मुझे पापा का कॉल आया, आई रिमेम्बर, उसने मेरे को डांटा, बोला क्या कर रहे हो, सबने रिजल्ट देखा है, तुमने क्यों नहीं देखा। उनको क्योंकि खुल नहीं रहा था रिजल्ट। फिर कुछ टाइम हुआ, मैं भी कोशिश कर रहा था, सर मेरा रिजल्ट नहीं खुला। एंड फिर पापा ने मेरे को व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा, एंड फिर मैंने वही अपनी मम्मा को भेजा। मेरी मम्मा स्कूल में थी, पापा हॉस्पिटल में थे। तो वो दोनों घर की तरफ आए, दे वर रियली हैप्पी, एवरीबॉडी एट आवर प्लेस वाज वेरी हैप्पी। तो मेरे दादू बहुत खुश थे, मेरे छोटे भाई बहुत खुश थे, एवरीबॉडी हग्ड मी, दे वर रियली हैप्पी, क्योंकि मेरी मेरी रैंक 9164 थी, लेकिन कुड हैव बीन बेटर, लेकिन उस टाइम पे हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। Obviously, yes. जी सर। That's good. So थोड़ा सा हम अभी प्रिपरेशन के बारे में वे डिस्कसिंग, आई थिंक के थोड़ा चैलेंजेस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब लुकिंग बैक के आपने ये प्रिपरेशन की, वो डू यू थिंक चैलेंजेस क्या क्या रहे आपके ना इन 2 सालों में? जी सर, मुझे सर सबसे बड़ा तो मेरा सेटबैक यही था कि मेरा 11th का जो पोर्शन था वो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता। उसका आई वांट टू नो द रीज़न के 11th जैसे आपका वीक गया, तो उस टाइम पे आप खुद सीरियस नहीं थे या आप मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे? एग्जैक्टली स्टेट ऑफ माइंड कैसा था आपका उस टाइम पे, या आपको लगता था कि ये बहुत मुश्किल एग्जाम है, इसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है? सर उस टाइम मुझे ये भी रियलाइजेशन नहीं थी ये एग्ज़ाम क्या है और ये एग्ज़ाम कितना मुश्किल है। तो उस टाइम पे इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैजुअल जी जी, सॉर्ट बहुत ऑफ ज़्यादा, अप्रोच बहुत था। जी, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे मैं हार्डली पढ़ता था सर। मतलब मार्क्स आ जाते थे, तो 480s 470s में मार्क्स आ जाते थे, लेकिन वही थोड़ा सा पहले पढ़ के। तो व्हाट डू यू थिंक वो टर्निंग मतलब पॉइंट जो आपका था वो एग्जैक्टली कैसे हुआ? किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया, पेरेंट्स ने कुछ बोला, टीचर्स ने कुछ बोला, या आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गई कि कुछ करना है मेरे को? नहीं वो सर, कैसे आया वो टर्निंग पॉइंट? सेल्फ रियलाइजेशन ही थी, क्योंकि आर्ट मतलब 11th में मैं ये था कि चलो नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, लेकिन फिर 12th में मुझे एक बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब बस यही करना है। मतलब अब इसके अलावा मेरे पास ऑप्शंस मे भी होते ऑप्शंस, ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती अगर मैं ये नहीं होता मेरा नीट, लेकिन उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया था कि मेरे को यही करना है, यही चीज़ करनी है। तो मेरे को सिर्फ खुद सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि अब पढ़ना है। ओके, गुड। आप क्या कभी डिमोटिवेट होते थे इस प्रिपरेशन की जर्नी में? सर और वो चलता रहता था सर, कोई टेस्ट खराब चला गया। लेकिन सर एक चीज़ होती थी, अगेन जो वो 12th का एक टेस्ट 11th का एक टेस्ट, उसमें जो 12th वाला टेस्ट होता था वो हमेशा बूस्टर होता था। तो 11th वाले में 500 ना 520 530 नंबर आते थे, 12th वाले में 650 नंबर भी आ जाते थे। तो ऐसा नहीं था, मतलब एक हफ्ते में भी इंसान लो होता था तो अगले हफ्ते हो जाता था कॉन्फिडेंस बूस्ट के नहीं पॉसिबल है। कभी वैसी वाली फीलिंग आती थी? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर उनको लगता है यार छोड़ देते हैं सारी तैयारी, और बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, फिर जी वो सर। कम्प्लीटली फिर छोड़ के गायब हो जाते हैं। तो वैसा कुछ कभी आपके जर्नी में फेज नहीं सर, आया? 12th में कभी नहीं सर। एंड अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा कुछ फेज आ रहा है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? सर मतलब अगर वो छोड़ रहे हैं पढ़ना, वो तो अपना टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। तो उनको फिर भी 12th करनी है, एटलीस्ट पढ़ लो, नहीं हुआ तो क्या, एटलीस्ट 12th हो ही जाएगी। जी सर, तो वो ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी उसी के साथ ख़त्म हो जाएगी। देर मल्टीपल बेटर ऑप्शंस है जो हर हिसाब से बेटर है, लेकिन अगर आपको यही चीज़ करनी है तो आप कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है। यूजुअली स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही वो प्रेशर वाले माहौल में होते हैं। टीचर्स का प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की। तो क्या आपके केस में भी ऐसा था? सर प्रेशराइज सिचुएशन था? ऑब्वियसली सर, एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, लेकिन आई वोंट से प्रेशराइज कहीं पे भी था कुछ। मुझे कभी भी प्रेशराइज्ड फील नहीं हुआ, रादर उनके साइड से वो मोटिवेशन ही थी कि वो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मोटिवेट ही करती थी मेरे को। फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स, इन सब का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है इस प्रिपरेशन? सर अलग अलग मुझे बताएं। वो मतलब मेरा जैसा होता था, इन 12th मेरा ज़्यादा आधे से ज़्यादा दिन घर पे तो मैं सोने जाता था। ओके। मेरा ज़्यादा टाइम राइज में ही रहता था। तो इन ट्वेल्थ ट्वेल्थ वाला फेज
तो बहुत ज़्यादा रोल रहा है मेरे टीचर्स का सर, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। सर मुझे लगता है अगर वो नहीं होता, मुझे नहीं लगता मेरा सिलेबस वैसे कवर हो पाता या इवन मैं सेलेक्ट भी हो पाता। और सर इन लेटर स्टेजेस विंटर आ गया था, थोड़ा यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया था क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाता था मैं। और उस टाइम पे मेरा ये था कि पापा घर पे ही होते थे, तो घर पे पापा ने मेरी हद से ज़्यादा हेल्प की है सर, हद से ज़्यादा। मुझे नहीं लगता वैसा कोई भी पेरेंट की हेल्प कर सकता है अपने बच्चे की जैसा उन्होंने उस टाइम पे मेरी हेल्प की है। उन्होंने ऑफ लिया था, वो ऑलमोस्ट 2 महीने घर पे ही थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की सर उस टाइम पे मेरी। नाइस, बहुत कमेंडेबल है ऑफ लेना, आई मीन किसी पेरेंट का ऑफ लेना सर वो 2 महीने। बीइंग फ्रॉम, मतलब उनका बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, ही ऑफ हिमसेल्फ इज अ कोर्स, डॉक्टर। यस ऑफ तो कोर्स। उसके बावजूद वो ऑफ लिया था, उन्होंने कहीं नहीं जाते थे वो, एंड वो मेरी हेल्प करते थे, मेरे पेपर्स प्रिंट करते थे, इनफैक्ट मेरे पेपर्स एनालाइज भी करते थे और क्वेश्चंस लिखते भी थे ताकि मैं खाली वो देखूं और पढूं मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस गलत किए। तो उस टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा रोल था सर। यस, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग के प्रॉपर प्रोफेशनल करियर से कम्प्लीटली 2 महीने ऑफ लेना, यस सर। ताकि अपने बच्चे पे हम फोकस कर सके। आई थिंक हर एक पेरेंट को इस चीज़ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर ऑल्सो, जो घर वाले भी थे, माई मदर, माई ग्रैंड फादर, माई इवन माई जो 2 छोटे भाई थे वो भी बहुत उस टाइम पे सपोर्टिव हो गए थे। मतलब वो अभी कितने नटोरियस है और उस टाइम पे कैसे थे, मतलब मैं आई कैन सी द डिफरेंस। वो मेरे को बिल्कुल तंग नहीं करते थे। ओके, मतलब वो उनको रियलाइजेशन थी कि इसका एग्जाम आ एग्जाम है तो इसको, डिस्टर्ब नहीं करना हाँ। है। और घर पे सब कुछ मुझे रेडीली अवेलेबल होता था। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली एक्चुअली, क्योंकि मुझे नहीं लगता उस टाइम में मेरे को किसी भी हिसाब से कोई प्रॉब्लम रही है। मतलब उसके लिए लोग थे जो देख लेते थे वो सब प्रॉब्लम, मुझे बस अपनी पढ़ाई देखनी होती। सो इजहान, मुझे बताइए कि अगर कोई एक क्वालिटी आपको बतानी हो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट एस्पिरेंट में, तो वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? सर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। जी सर। ओके, गुड। और एंड व्हाट डू यू थिंक हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस, इनका कितना रोल है नीट एग्ज़ाम में? बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स ने भी कभी आपने सुना होगा बोलते हुए, मुझे भी बोलते हैं कि पता नहीं हमसे क्रैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमें लगता है कि हम नीट मटेरियल नहीं है, हम क्रैक नहीं कर सकते हैं। सर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो फॉल बिहाइंड कर सकता है, लेकिन सर एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का पीछे रहना वो मुश्किल होता है सर। वो सर किस्मत का भी बहुत रोल होता है, लेकिन ओवरऑल सर जो हार्ड वर्किंग होता है, एक सेट ऑफ मेहनत अगर तुम करोगे उसके बाद सर कंफर्म हो जाता है कि तुम सेलेक्ट हो ही जाओगे। तो मीन्स के मतलब इन जनरल स्टूडेंट्स अगर बस मेहनत करें यस तो वो सर। डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं डेफिनेटली। नीट जैसा एग्ज़ाम। डेफिनेटली। कोई कोई अगर ऐसा कह रहा है कि नहीं मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं नहीं क्रैक कर सकता, तो ही इज़ रॉन्ग। नहीं सर, वैसा कुछ नहीं होता। ओके, ठीक है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है सर, आप कितने कैपेबल हो या नहीं। हम्म, इसमें सर जस्ट उतनी चीज़ मैटर करती है तुम कितना एफर्ट कर रहे हो, और एक स्पेसिफिक एफर्ट अगर तुमने दिया है इस चीज़ को तो तुम सेलेक्ट हो ही जाओगे। व्हाट अबाउट सोशल मीडिया एंड मोबाइल फ़ोन? आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आप यूज़ कर रहे थे मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया एंड ऑल, या आप दूर ही रहते थे सर इनसे? 11th में मेरे पास टैबलेट था, वो मैं यूज़ करता था बहुत, और उसी की वजह से मुझे लगता है 11th ज़ाया हो गया। ओके, 12th में कुछ भी नहीं था सर। 12th में कुछ भी नहीं कुछ था? भी नहीं सर। आप फ़ोन भी नहीं रखते थे अपने साथ? नहीं सर। नथिंग? छोटा वाला बटन वाला फ़ोन होता था, नोकिया का, वही ओके, फ़ोन होता था मेरे पास। तो आपने सोशल मीडिया सब कुछ भी यूज़ नहीं किया? कुछ भी नहीं सर, 12th में तो एंड बिल्कुल व्हाट भी डू यू नहीं। रिकमेंड स्टूडेंट्स सर जो? अब यही कुछ टाइम है तो इसके लिए बेटर ही रहेगा कि मत यूज़ करो। बेटर रहेगा कि फ़ोन भी मत यूज़ मत करो ही रखो एंड जी। सोशल मीडिया भी मत यूज़ करो। जी सर। एक डम फ़ोन ले लो, वो वाला फ़ोन जी। बटन वाला। जी। कुछ शॉर्ट रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूँ यस सर। कि आपका तीनों में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फिजिक्स सर। फिजिक्स था। ओके, फिजिक्स में कोई फेवरेट टॉपिक? सर टॉपिक स्पेसिफिकली देखा जाए तो 12th की फिजिक्स बेटर लगती थी मुझे ओके, तो। ऐसे कोई आपका फेवरेट टॉपिक तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी में भी? सर फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। जी। ओके, ऐसा कोई टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में जो आप रिमूव करना चाहते हैं, सिलेबस में होना ही नहीं चाहिए? पहले तो लगता था आयनिक इक्विलिब्रियम, लेकिन फिर मुझे लगता है अब वो एंड पे आते आते चेंज हो गया, फैमिलीज सर। ओके, मॉर्फोलॉजी में टॉपिक है फैमिलीज। ओके, ऐसा कोई सब्जेक्ट इन तीनों में जो आपको लगता है रिमूव कर दो, होना ही नहीं चाहिए?
जो आपको सर पसंद नहीं था? इनऑर्गेनिक रिमूव की जा सकती है सर, इनऑर्गेनिक। मार्क्स के हिसाब से मैं बायो बोल देता लेकिन बोल नहीं सकता हूँ सर, तो इनऑर्गेनिक रिमूव करनी चाहिए। ओके, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? सर माय फेवरेट फूड शॉर्मा। शर्मा। जी सर। कोई स्पेसिफिक किसी आउटलेट का यहाँ पे? सर यहीं पे ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही मेरा फेवरेट ये हो गया, चेंज हो गया। ललदेद के गेट के सामने सर फर्स्ट फूड ट्रक ऑफ कश्मीर है जो अच्छा। सर ओके, ओके। पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रईस के, आई मीन वही का, जी, क्योंकि वो जस्ट राइस से बहुत नज़दीक है तो तो। सारे वहीं जाते थे। हाँ हाँ। ओके। फेवरेट प्लेस इन कश्मीर सर घूमने के लिए घूमने के लिए? सर प्रोबेबली पहलगाम ओनली। पहलगाम। कूल। तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि व्हाट इज योर मैसेज टू फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स? सो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क ओनली। तुम कितना हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करोगे वो भी बेटर रहता है। यू शुड नो तुम्हें किस चीज़ को कितना टाइम देना है और कैसे अपनी चीज़ें करनी है। बी स्मार्ट अबाउट योर स्टडीज़, डेडिकेट योर टाइम एंड इट विल बी वेरी इजी। Okay, so thank you, Izhan. I think it was an amazing interview, and I'm sure कि जो भी इसको देखेंगे इंस्पायर होंगे एंड बहुत कुछ सीखेंगे। एंड आपकी जर्नी भी बहुत रिमार्केबल रही है, जैसा आपने खुद बोला कि 11th में आप उतना सीरियस नहीं थे। तो इट्स अ मैसेज टू दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने भी 11th कंप्लीट किया है एंड मे बी उनका 11th उतना अच्छा नहीं गया है, बट दे कैन मेक अ कम बैक और वो कॉम्पेंसेट कर सकते हैं 12th में। बट ऑब्वियसली कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 11th में आ रहा है, वो ये ना सोचे कि 11th को वो नहीं, वेस्ट, बिल्कुल नहीं वो सर। उसको ऐसा नहीं सोचता है। सर 11th पढ़ना विल बी वो बहुत सबसे बड़ा एज हो सकता है। बहुत जी बहुत। और ऑब्वियसली आप डे 1 से एकदम तैयारी अच्छे से करेंगे तो उसको ऑब्वियसली फ़ायदा मिलेगा, बेहतर मार्क्स आएंगे, बेहतर रैंक आएगी और लेस स्ट्रेसफुल रहेगी बिल्कुल जर्नी। सर, बिल्कुल। अदरवाइज 12th में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगी, जी सर। राइट? So thanks again, Izhan, and I wish you the best थैंक यू। for your future endeavors. That's it from my side. Thank you so much.